नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के वो कौन से राज हैं जिन्हें चीन आज भी छुपाना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगा इन राज को छुपाने के लिए चीन क्या क्या कर रहा है। आज जब WHO की टीम कोरोना वायरस के ओरिजिन की तहकीकात करने चाइना पहुंची तो उसका क्या हाल हुआ। दुनिया जानना चाहती है क्या कोरोना वायरस वुहान की हजारों साल पुरानी गुफाओं से निकला था या इस वायरस को चीन की लैब में तैयार किया गया था। पूरे विश्व के सामने सवाल है, क्या कोरोना वायरस चीन के चमगादड़ों ने फैलाया या फिर कोरोना वुहान के मार्केट से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। WHO की टीम ऐसे ही सारे सवालों के जवाब तलाशने चीन पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही WHO की टीम को क्वारंटीन कर दिया गया। अब अगले 14 दिन तक WHO की टीम के सारे मेंबर्स अपने अपने होटल्स के कमरों में कैद रहेंगे। असल में काफी जद्दोजहद के बाद, काफी कोशिश के बाद शी जिनपिंग की सरकार ने WHO की टीम को चीन में घुसने की परमिशन दी थी। WHO की टीम यह पता लगाना चाहती है कि कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या है। वुहान के जिस मार्केट से कोरोना वायरस के फैलने का शक है, अब उस मार्केट में हालत क्या है। अगर कोरोना वायरस वुहान की हजारों साल पुरानी गुफाओं से निकला तो अब इन गुफाओं में क्या हो रहा है। WHO की टीम यह भी जानना चाहती है कि उन गुफाओं में क्या किसी और तरह के वायरस पनप रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब खोजने WHO की जो टीम चीन पहुंची वो 14 दिन तक चीन के कब्जे में रहेगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 14 दिन बाद भी इस टीम को उन गुफाओं में, उस मार्केट में, उस लैब में जाने की परमिशन मिलेगी जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलने का शक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO की टीम वुहान में लैंड करे उससे पहले वुहान में लॉकडाउन लगा दिया गया। असल में आज वुहान में WHO की टीम के मेंबर्स के साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे टीम के मेंबर वुहान में जांच करने नहीं, कोरोना वायरस फैलाने आए हों। एयरपोर्ट पर ऐसे इंतजाम किए गए थे कि WHO के अफसर बिना इजाजत के एक कदम भी इधर से उधर न रख सके। एयरपोर्ट पर सारे सरकारी अफसर PPE किट पहनकर तैनात थे। WHO की टीम के लोग तो इस तैयारी के साथ पहुंचे थे कि वुहान में कदम रखते ही वो अपने काम पर लग जाएंगे। वो प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए सारे मेंबर्स कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर गए थे। वुहान जाने से पहले सिंगापुर में सबका टेस्ट करवाया गया था। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया था। लेकिन वुहान पहुंचने पर WHO की टीम को बताया गया कि चीन किसी और मुल्क की रिपोर्ट को नहीं मानता। बाहर से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। ये सुनकर WHO की टीम के लोग हैरान रह गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनकी टीम के साथ भी वही रूल लागू होगा जो बाहर से आने वाले किसी भी मेंबर के साथ होता है। और इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम को बस में बैठाकर होटल भेज दिया गया। WHO की टीम में वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने चाइनीज अफसरों से कहा कि ये सब पाबंदियां क्यों, वो तो सारे प्रिकॉशन ले चुके हैं, वो सारे इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तब उन्हें बताया गया इस वक्त वुहान में हालात ख़राब हो गए हैं, फिर से कोरोना फैलने लगा है, एक शख्स की मौत हो गई है, इसलिए वुहान शहर में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसलिए फिलहाल क्वारंटीन में ही रहना होगा। अब ये सुनकर WHO के जो ऑफिशियल थे वो आश्चर्य में पड़ गए। अब WHO की टीम ना तो वापस जा सकती थी और ना ही क्वारंटीन का विरोध कर सकती थी, इसलिए टीम के सभी 13 मेंबर्स वुहान के होटल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त WHO की जो टीम वुहान में मौजूद है उसमें 10 देशों के काबिल एक्सपर्ट्स हैं और इस मिशन को डॉक्टर पीटर बेन एम्बरेक लीड कर रहे हैं, जो जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। आप समझ सकते हैं उनका इरादा क्या है। डॉक्टर पीटर पिछले 1 साल से वुहान का दौरा करने की परमिशन मांग रहे थे, इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने उन्हें बार बार परमिशन देने से इनकार किया। हालांकि चीन पहुंचने से पहले ही डॉक्टर पीटर ने क्लियर कर दिया था, चाहे कुछ हो जाए, इस बार वो वायरस के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करके ही लौटेंगे।
हम जानते हैं कि कोरोना वायरस शायद चमगादड़ से आया होगा। फिर दिसंबर 2019 में पता चला कि वुहान में यह इंसानों में फैल गया है। लेकिन इन दोनों घटना के बीच के वक्त में क्या हुआ, कितने दूसरे जानवरों में यह पाया गया, कितना पाया गया, इन सब चीजों की डिटेल आना बाकी है। इसलिए हमें नहीं पता कि टाइम के इस गैप में क्या क्या हुआ होगा। यही वजह है कि हम लोग इन सब की जांच कर रहे हैं। कोरोना वायरस पर कुछ महीनों से जो स्टडी और रिसर्च चल रही है, उसको और बेहतर और एडवांस बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि पिछले साल दिसंबर में आखिर हुआ क्या था, और हम शुरू में हुए कोरोना के केसेस को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, और पिछले साल दिसंबर में इंसानों में जो वायरस पाया गया था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वुहान मार्केट में क्या हुआ ये भी जानेंगे। हर उस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर चीन में क्या हालात थे और उससे पहले वहां की स्थिति कैसी थी। ये पूरी खबर है बहुत इंटरेस्टिंग। एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस वाली लैब के बाद वुहान मार्केट जाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर पीटर ने कहा कि कोरोना वायरस कैसे पनपा, कैसे फैला और इसमें किस किस तरह की म्यूटेशन हो सकते हैं, ये पता लगाने के लिए रिसर्च जरूरी है। ये सब तभी पता लगेगा जब उन जगहों पर जाने की इजाजत मिलेगी जहां से कोरोना फैला। हमारी टीम में एपिडेमिक से डील करने वाले एक्सपर्ट्स हैं। कई और मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं। जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी टीम का हिस्सा हैं, और वायरस पर काम करने वाले तो मौजूद हैं। चूंकि ये सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इन्हें अपनी फील्ड की काफी जानकारी है, इसलिए हम जो जांच करने वाले हैं उसमें ये काफी मददगार साबित होंगे। वैसे एक बात और कह दूं, मुझे नहीं लगता कि इस पहले मिशन के बाद, इस दौरे के बाद ही हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और मिशन और दौरे कर सकेंगे, क्योंकि अभी काफी रिसर्च की और जरूरत है, और शायद फिर हमें ये अच्छी तरह पता चल सकेगा कि वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ। अब ये सारे डॉक्टर, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी उम्मीद से वुहान गए थे कि हम तो राज पता लगा लेंगे, लेकिन चीन की चाल में फंस गए। असल में पहले तो चीन दुनिया के सामने ये मानने से ही इनकार करता रहा कि कोरोना वायरस वुहान से निकला। जब इस पर सवाल उठे तो चीन ने दूसरे देश के लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद चीन ने दावा करना शुरू किया कि उसने अपने यहाँ कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों को कोरोना पर स्टडी की इजाजत नहीं थी। अब 1 साल बाद इजाजत दी, परमिशन दी, लेकिन रिसर्च टीम को क्वारंटीन कर दिया और वुहान में कर्फ्यू लगा दिया। चीन हर कदम पर रंग बदल रहा है। चीन की चालबाजी आपको ये तस्वीरें देखकर साफ साफ समझ आ जाएगी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब WHO की टीम वुहान में एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। जहां जहां इस टीम को ले जाया गया, उस पूरे कॉरिडोर को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया गया। एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ, सिक्योरिटी से लेकर बस के ड्राइवर तक, सब PPE किट में थे। ये दिखाने की कोशिश हो रही थी जैसे चीन में वायरस का खतरा WHO की टीम से ही है, और ये उस वुहान में हो रहा था जिसे चीन की सरकार ने थोड़े दिन पहले कोरोना फ्री घोषित किया था। लेकिन अचानक फिर वुहान में लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, कोरोना की बात कहकर लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया। इस बात को सुनकर हैरानी इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहां सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। सच तो यह कि वुहान के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अब भी घूम रहे हैं। आज भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है। सिर्फ 14 दिन पहले न्यू ईयर के मौके पर शी जिनपिंग की सरकार ने खुद चीन में नए साल के जश्न की तस्वीरें जारी की थी। जब पूरी दुनिया कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ नए साल का स्वागत कर रही थी, तब चीन में लोगों ने जमकर जश्न मनाया था। 14 दिन पहले चीन ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसने कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। लेकिन जब WHO की टीम वुहान पहुंची तो चीन की सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब जरा सोचिए, जो वुहान 14 दिन पहले नए साल का जश्न मना रहा था, आज वो लॉकडाउन में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई के बाद चाइना ने कोरोना के पेशेंट्स की फिगर्स देना बंद कर दिया था। मई में चीन ने दावा किया था उसके यहाँ कोरोना के कुल 4000 लोगों की मौत हुई है, और इसके बाद से चीन की फिगर नहीं बढ़ी। लेकिन अचानक चीन में
फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या जारी कर दी और आज ही ये काम किया जब WHO की टीम वहां पहुंची। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का कहना है कि अचानक कोरोना से करीब 150 नए मामले सामने आ गए हैं। एक शख्स की मौत भी हो गई है, इसलिए एहतियात के तौर पर नॉर्थ चाइना के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। करीब 4 करोड़ लोगों को दोबारा घरों में कैद कर दिया गया है। अब इन फिगर्स में कितनी सच्चाई है, कोरोना को लेकर सही तस्वीर क्या है, ये चीन ही जानता है और शायद ही ये सच कभी बाहर आ पाए। पिछले कुछ दिनों से हम काम पर नहीं गए, घरों से निकलना भी मना है। 3 दिन से कोरोना के सेकंड टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना मना हो गया है। हमको नहीं पता कि आगे क्या होगा। हमें WHO के बारे में ज्यादा नहीं पता। हम वही करते हैं जो सरकार कहती है। जहाँ तक सुरक्षा का मुद्दा है तो ये ठीक है। वैसे कोरोना की ट्रेसिंग की बात है तो मैं विज्ञान पर भरोसा करती हूँ। अगर उनको सबूत मिलते हैं, मैं आशा करती हूँ कि वो सही निष्कर्ष तक पहुँचे। वो सबसे अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है इस बार जांच से काफ़ी कुछ मालूम होगा। हम स्थानीय लोगों को इसकी बहुत चिंता है। हम जानना चाहते हैं कोरोना कहाँ से आया और कैसे हालात थे। हम यहाँ रहते हैं तो हमें सच जानना चाहते हैं। वैसे आज WHO की टीम को क्वारंटीन करने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चाइना कोरोना को लेकर जितनी भी रेगुलेशन है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं, उन्हें फॉलो करता है। नियम WHO की टीम को भी फॉलो करने पड़ेंगे। चीन की सरकार ने कहा क्वारंटीन पीरियड के दौरान WHO की टीम चाइना के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेगी। चीन कोरोना वायरस रेगुलेशन और उसकी रोकथाम के लिए बनाई गई सारी चीजों को मानता है और उसका समर्थन करता है। और जो एक्सपर्ट की टीम जांच करने आई है उसका पूरी तरह से चीन सहयोग करेगा। जहां तक मेरी अभी तक की जानकारी है, जांच टीम के वुहान आने के बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया है। लेकिन इस क्वारंटाइन के दौरान वो चीन के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से वर्चुअल मीटिंग कर सकेंगे। जिस तरह से चीन ने WHO की टीम पर पाबंदियां लगाई, उससे साफ है चीन कोरोना वायरस के ओरिजिन पर पर्दा तो डालना चाहता है। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि यह वायरस चीन से निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। सवाल तो यह है कि यह वायरस चीन की गुफाओं से निकला या फिर लैब में बनाकर जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया गया। WHO की जो टीम सबूत जुटाने वुहान पहुंची है, उसे क्वारंटीन करके वुहान में लॉकडाउन लगाकर चीन क्या छुपाना चाहता है। सवाल यह भी है कि जब इटली में लोगों ने दरियादिली दिखाते हुए चीनी टूरिस्ट को गले लगाया था, तो उसके बाद ही इटली का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। सवाल यह भी है कि ट्रंप ने कोरोना को चाइनीज वायरस क्यों कहा। सवाल तो यह भी है कि जिन लोगों ने इस वायरस की रिपोर्टिंग की, वो कुछ दिन के लिए गायब क्यों हो गए। अच्छा तो यह होगा कि चीन WHO की टीम को इस वैक्सीन के ओरिजिन की तहकीकात करने दे, गुफाओं में जाने दे, वुहान के मार्केट में जाने दे और लैब में जाने दे। लेकिन जो लोग चीन को जानते हैं, समझते हैं, उनका कहना है कि चीन से सच बाहर निकलेगा, इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चीन की दीवार बहुत मोटी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने ही सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। आप जानते हैं उस समय कई मुल्कों ने कहा कि चीन ने पहले वायरस बनाया और फिर इसकी वैक्सीन को बनाकर दुनिया में बेचने के लिए पूरी दुनिया में उसने एक कैंपेन चलाया। वो पैसा कमाना चाहता था। चीन की सरकार का दावा था कि चाइनीज वैक्सीन 75% तक असरदार है। चीन ने 2 वैक्सीन बनाई, एक की कीमत रखी 5,000 रुपए और दूसरी वैक्सीन की कीमत रखी करीब 1,000 रुपए। चीन इस दावों पर यकीन करके टर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील, थाईलैंड, सिंगापुर और इजिप्ट समेत 10 मुल्कों ने चाइना की वैक्सीन की करोड़ों डोज ऑर्डर कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सारे मुल्क अब पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वैक्सीन बेकार है, बेअसर है। कुछ देशों के वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि चाइनीज वैक्सीन पानी से ज्यादा कुछ नहीं है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्राजील ने तो चाइनीज वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और भारत में बनी कोवैक्सीन को खरीदने का फैसला किया है। ब्राजील ने चीन की सिनोवैक कंपनी से 10 करोड़ वैक्सीन का करार किया था, लेकिन अपने नागरिकों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले ब्राजील की सरकार ने ट्रायल का फैसला किया और ट्रायल के जो नतीजे आए उससे सरकार के होश उड़ गए। पता चला कि चाइना की वैक्सीन तो पानी जैसी है, उसकी एफिकेसी 75% नहीं बल्कि 50.38 50% के करीब है। अब ब्राजील की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो चाइनीज वैक्सीन का करे तो क्या करे। इस मामले में ब्राजील ने इंडिया से मदद मांगी। हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की 20 लाख डोजेज लेने के लिए ब्राजील ने भारत में स्पेशल प्लेन भेजा है। ब्राजील का हाल देखने के बाद वो मुल्क भी अलर्ट हो गए जिन्होंने चाइना से वैक्सीन मंगवाई थी। हांगकांग की तरफ से कहा गया कि क्लिनिकल ट्रायल के डेटा के आधार पर वैक्सीन को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। सिंगापुर ने चाइनीज वैक्सीन पर रोक लगा दी है। Once we receive the data, एक बार हमें डेटा मिल जाए उसके बाद हम उसकी जांच करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट कमेटी भी ये जांच करेगी कि सिंगापुर में वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। एक बार सारा डेटा आ जाए फिर हम आगे के कोर्स ऑफ एक्शन पर और डिटेल्स शेयर करेंगे। comes and we'll share more details when it's चाइना के चक्कर में सबसे बुरा हाल तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का हुआ। इंडोनेशिया ने ही चीन की वैक्सीन कोरोना वैक सबसे पहले खरीदी थी। इंडोनेशिया के लोगों को चाइनीज वैक्सीन पर यकीन नहीं था, इसलिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए कि दिखाने के लिए वैक्सीन काफी असरदार है, कल ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पूरे तामझाम के साथ कैमरों के सामने खुद चाइनीज वैक्सीन लगवाई। राष्ट्रपति महोदय जब कोरोना वैक्सीन की डोज ले रहे थे तो पूरे इंडोनेशिया में इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वैक्सीनेशन के बाद जिस वक्त राष्ट्रपति आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में थे, उसी वक्त ब्राजील से रिपोर्ट आई कि चाइनीज वैक्सीन तो बेकार है। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। इंडोनेशिया ने चीन से कोरोना वैक की 12.5 करोड़ डोज मंगवाई हैं। ब्राजील की रिपोर्ट आने के बाद तो कोई चाइनीज वैक्सीन लगवाएगा नहीं। अब सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि 12.5 करोड़ डोजेस का क्या करें, क्योंकि चीन तो माल बेचने से पहले कह देता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और चाइनीज सामान की कोई गारंटी भी नहीं होती। इंडोनेशिया में लोग चाइनीज वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वहां के हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार को चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करके सरकार ने गलती की थी। असल में वायरस हो या वैक्सीन, चीन ने दुनिया को कभी भी सच बताने की कोशिश नहीं की, न क्रेडिबिलिटी की परवाह की, न इस बात की परवाह की कि वो दुनिया का विश्वास खो देगा। असल में सच पर पर्दा डालना चीन की फितरत है। कोई भी चीन की दीवार के पार जाकर असलियत का पता नहीं लगा सकता। चीन ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कोरोना के वायरस से पूरी दुनिया किस तरह परेशान हुई, हैरान हुई, और जो मुल्क चीन के दोस्त थे वो भी उसका साथ छोड़ गए। असल में चीन की रणनीति में दो ही तरह के मुल्क होते हैं। एक वो जिन्हें वो दोस्त कहता है, लेकिन ये असल में ये वो मुल्क हैं जो उसके डोमिनेशन को, उसके आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, और दूसरे वो देश हैं जो उसकी सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाते, इन्हें वो दुश्मन करार देता है। और दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। इसे भारत से ज्यादा कौन जानता है। जब ये बात अमेरिका को समझ में आई तो उसने उन मुल्कों को साथ लेना शुरू किया जो चीन के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, और इस मामले में अमेरिका को भारत सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा विश्वसनीय दिखाई दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योरिटी एडवाइजर ने हाल ही में 10 पन्नों के अमेरिकी डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई किया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ लेना बहुत जरूरी है। अब जरा अपने देश की कुछ खबर देखते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है। राहुल गांधी कल रात ही इटली से न्यू ईयर सेलिब्रेट करके लौटे हैं। 17 दिन की लंबी छुट्टी के बाद इंडिया लौटे और राहुल आज तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे। क्योंकि आज पोंगल है, तमिलनाडु में पोंगल बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जल्लीकट्टू की परंपरा है और राहुल गांधी खास तौर पर जल्लीकट्टू देखने के लिए मदुरई गए।
मदुरै में राहुल गांधी ने जल्लीकट्टू का खेल देखा, काफी वक्त पर आए। जब राहुल जल्लीकट्टी देख रहे थे उस वक्त सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे, गो बैक राहुल के नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जल्लीकट्टू में हिस्सा ले रहे नौजवानों की हौसला अफजाई की। जल्लीकट्टू के खेल में कई नौजवान घायल भी हुए। राहुल ने उन लोगों की जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना भी की और खेल खत्म होने के बाद राहुल ने कहा, जल्लीकट्टू देखा, काफी मजा आया। राहुल ने कहा वो खास तौर पर जल्लीकट्टू देखते इसलिए आए थे क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो तमिलनाडु की कल्चर को, तमिलनाडु की परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। I also witnessed Jallikattu and had quite a nice time. Got a sense of why Tamil people appreciate Jallikattu. I must also say something. One of the main reasons I came was today the government in Delhi is under the impression that they can destroy the cultures of this country. They believe that they can suppress the emotions of the Tamil people. They believe they can crush the language of the Tamil people. They believe that they can suppress the spirit of the Tamil people. I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त ट्विटर पर सप्रेस्ड वर्ड ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी ने 1.5 मिनट के बयान में 7 बार सप्रेस शब्द का इस्तेमाल किया। चूंकि राहुल को कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा था इसलिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लोग इसका काफी मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं और केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर तमिलनाडु की संस्कृति को खत्म करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जल्लीकट्टू पर पाबंदी लगाने की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की थी। सच यह है कि यूपीए सरकार ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। जल्लीकट्टू पर बैन लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और जब 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जल्लीकट्टू पर लगे बैन को हटाया, उस वक्त भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे। उन्होंने 15 दिसंबर 2015 को ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनजी जयसिम्हा को चिट्ठी लिखकर जल्लीकट्टू और बुल फाइट पर रोक लगवाने की कोशिशों की तारीफ की थी। यूपीए सरकार के दौरान एनवायरमेंट मिनिस्टर रहे जयराम रमेश ने तो जल्लीकट्टू पर बैन हटाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार की जबरदस्त आलोचना की थी। जिस जल्लीकट्टू को राहुल गांधी तमिलनाडु की संस्कृति बता रहे हैं, उस जल्लीकट्टू को जयराम रमेश ने 2016 में बार्बरिक बताया था। जयराम रमेश ने कहा था, तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जल्लीकट्टू पर बैन हटाया। We imposed a ban on the use of animals like bulls, for play and for betting purposes. And Supreme Court upheld that order in 2014. And now, because elections are coming in Tamil Nadu, to please a few political leaders from southern part of the state, the Modi government has gone against the advice of its own Attorney General and has decided to allow this practice. It's a barbaric practice, and it should, I think, this is complete contempt of the Supreme Court. अब सवाल यह कि जिस जल्लीकट्टू को कांग्रेस के नेता क्रूर भयानक बता रहे थे, जिस जल्लीकट्टू पर कांग्रेस के नेता बैन लगाने की मांग कर रहे थे, राहुल गांधी आज उस जल्लीकट्टू की तारीफ क्यों करने लगे? जिस जल्लीकट्टू पर कांग्रेस की सरकार ने बैन लगाया, उस खेल को राहुल गांधी देखने क्यों गए? इसका जवाब मैं आपको देता हूं।
लेकिन पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू के खेल पर पाबंदी लगाई थी। 2009 में करुणानिधि सरकार ने एक्ट बनाकर जल्लीकट्टू पर लगी इस पाबंदी को हटा दिया था। 2010 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू की इजाजत दी थी, लेकिन 2011 में कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जल्लीकट्टू पर फिर से पाबंदी लगा दी और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके जल्लीकट्टू खेल में बैल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। उस वक्त जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। इसके बाद 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ कंडीशंस के साथ फिर से जल्लीकट्टू की इजाजत दे दी। आज राहुल गांधी से पूछा गया, उस वक्त तो आपकी पार्टी जल्लीकट्टू का विरोध करती थी, इस पर पाबंदी लगाती थी, अब आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसे तमिलनाडु की संस्कृति बता रहे हैं। इस पर राहुल ने कहा कि पहले जल्लीकट्टू में बुल के घायल होने की संभावना रहती थी, लेकिन अब बुल सुरक्षित है, यानी बैल सुरक्षित है, सिर्फ इसमें हिस्सा लेने वाले नौजवान ही घायल हो सकते हैं, इसलिए अब जल्लीकट्टू ठीक है। There was a sense, many people had mentioned to me that Jallikattu is harmful to the bulls. I witnessed it today, and I must say that the way it was done today, there was absolutely no chance of either the bull getting injured. In fact, if anyone was likely to get injured, it was the young men who were doing Jallikattu. So I'm happy to say that there have been some changes to make it safer for everybody. असल में 2011 में जब कांग्रेस ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था तो वो भी पॉलिटिकल था, राजनीतिक कदम था, और आज जब राहुल गांधी जल्लीकट्टू की तारीफ करते दिखाई दिए, ये भी सियासत का हिस्सा है। अब तमिलनाडु में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, इसी साल चुनाव होंगे। 50 साल के बाद ये पहला इलेक्शन है जब तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके के सुप्रीम लीडर करुणानिधि और एआईएडीएमके की सुप्रीमो जयललिता नहीं होंगे। दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं, एक वैक्यूम है, इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को तमिलनाडु में संभावना दिखाई दे रही है। राहुल गांधी विदेश से लौटकर सीधे मदुरई में पहुंचे, जल्लीकट्टू देखने पहुंचे, ताकि लोगों को यह बता सकें कि कांग्रेस ने जो पाबंदी लगाई थी वो उस वक्त ही गलती थी, अब राहुल गांधी आ गए हैं, अब वो गलतियां सुधार रहे हैं। और आज ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साउथ इंडियन ड्रेस में लुंगी और कमीज पहनकर चेन्नई पहुंचे। और बड़ी बात यह कि आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी चेन्नई में थे। मोहन भागवत ने भी चेन्नई में पोंगल सेलिब्रेट किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चेन्नई के कदुम्बडी मंदिर में पोंगल पूजा की। उन्होंने इस दौरान तमिलनाडु की परंपरागत पोशाक पहनी, पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में गाय की पूजा की। गाय की पूजा के बाद ही तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेशन शुरू होते हैं। इस मौके पर मोहन भागवत एक बच्ची से तमिल में बात करते दिखाई दिए। भागवत ने बच्ची को तमिल कवि थिरुवल्लुवर के कुछ कविताएं भी सुनाई। जवाब में बच्ची भी भागवत से कुछ कह रही है। बच्ची से बात करते वक्त भागवत का ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ। मोहन भागवत को तमिल में बात करते देखकर कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मोहन भागवत कई भाषाओं के जानकार हैं। वो कई भारतीय भाषाएं फर्राटे से बोलते हैं। असल मोहन भागवत ने संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते गुजरात, केरल, तमिलनाडु में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, इसलिए वो अच्छी तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं और गुजराती भी बोलते हैं और समझते भी हैं। और चूंकि खुद मराठी हैं, इसलिए मराठी तो उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी तो आपने सुनी है, उस पर उनकी अच्छी पकड़ है। पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा फेस्टिवल है।
तमिलनाडु में आज के दिन शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं, बड़ा शुभ दिन माना जाता है और पोंगल के दिन से जो भी काम शुरू करें वो सफल होगा ये माना जाता है। इसलिए आज बीजेपी ने भी तमिलनाडु में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की। आज जेपी नड्डा पोंगल मनाने चेन्नई पहुंचे। नड्डा ने बीजेपी ऑफिस में पोंगल त्योहार मनाया। उन्होंने पोंगल पर होने वाली पूजा की। नमोरो पोंगल बेसा यानी हमारे शहर पोंगल उत्सव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु बीजेपी ने किया था और इस कार्यक्रम में ट्रेडिशनल खेल, कला और संस्कृति को डिस्प्ले किया गया। नड्डा ने बैलगाड़ी की सवारी भी की। नड्डा ने चेन्नई में रोड शो निकाला और इसके बाद नड्डा ने कहा, अब तक लोगों ने जाति के आधार पर, इलाके के आधार पर बांटने वाली पार्टियों को परखा है। अब लोग बीजेपी को मौका देंगे क्योंकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। Where I come here, I would also like to share with you that we wish of mainstreaming of Tamil Nadu also, and we want that our Kamlam should blossom here also. There is a lot of appreciation for Narendra Modi ji. There is a lot of support for Narendra Modi ji. We wish to translate here in this land also. The enthusiasm which I see, the love and affection which I see, the type of warm welcome you have given me on the airport, the warm welcome you have given me here, and you have tried in a very best possible manner to associate me with the festival of Pongal. The enthusiasm, the involvement which I see here clearly shows that in coming times it will be BJP, BJP, BJP. इस बार तमिलनाडु का इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होगा। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसमें अब तक नेशनल पार्टीज का कोई असर दिखाई नहीं देता था। एक जमाना था जब कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी तो वहां कभी दूर दूर तक मौजूद नहीं रही। पिछले कई साल से डीएमके और एआईएडीएमके के आसपास ही पूरी सियासत घूमती रही और वो भी कुछ परिवारों के बीच। लेकिन अब जमाना बदला है। न करुणानिधि हैं, न जयललिता हैं, न कोई ऐसा बड़ा स्टार है। रजनीकांत आने वाले थे, वो चाहते और राजनीति में आते तो शायद नज़ारा बदलता, क्योंकि रजनीकांत ने देखा था करुणानिधि की डीएमके टूट चुकी है, जयललिता की ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन रजनीकांत ने अपनी हेल्थ की वजह से पैर वापस खींच लिए। ये भी चर्चा थी कि रजनीकांत को बीजेपी सपोर्ट करेगी या वो बीजेपी का साथ देंगे, लेकिन वो स्पेकुलेशन भी बिल्कुल बेकार हो गया। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पैर जमाने की कोशिश तो कर रही हैं। बीजेपी को एक फायदा यह हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु के कुछ बड़े चेहरों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस छोड़कर खुशबू सुंदर ने बीजेपी ज्वाइन की और पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी तमिलनाडु में माहौल बना रही है और दिल्ली में किसान संगठन 26 जनवरी को अपनी अलग परेड बनाने के लिए एक अलग तरह का माहौल बना रहे। किसानों की बात सुनेंगे, लेकिन पहले 15 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। दिल्ली में 50 दिन से धरने पर बैठे किसानों की बात कर लेते हैं, उनकी सुध लेनी चाहिए। कल सरकार और किसानों के बीच 9वें राउंड की बात होनी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि किसान संगठनों के नेता बातचीत में शामिल होंगे या नहीं। आज एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि कृषि कानूनों पर सभी पक्षों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उसके एक सीनियर मेंबर भूपिंदर सिंह मान ने अपने कदम पीछे खींच लिए, कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। मान ने कहा वो हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते वो किसानों की भावना जानते हैं। वो किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हैं। वो किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकते और इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान को ठुकरा सकते हैं।
इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। वो खुद को इस कमेटी से अलग कर रहे हैं। हालांकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के चारों नामों का ऐलान किया है, तब से ही किसान संगठनों के नेता कमेटी मेंबर्स पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर प्रेशर बना रहे हैं। भूपिंदर सिंह मान को कृषि कानूनों का समर्थक कहा जा रहा था। मान ने तो कमेटी से नाम वापस लेने के पीछे कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उनके करीबियों ने कहा भूपिंदर सिंह मान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उन्हें विदेशों से फोन करके धमकाया जा रहा था। पिछले 1 महीने से, ये कोई पिछले 2-3 दिनों की बात नहीं है, जब से हम लोग कुछ शर्तों के साथ सरकार के पास अपना ज्ञापन दे के आए थे, तब से धमकियां हमारे अखिल भारत में जितने भी सदस्य हैं, सारे राज्यों में सबको आ रही थी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका सारी हमारी जो पिछले की कार्रवाई की हुई थी और उनको ये पता चला कि भारतीय किसान यूनियन जो असल है, जो सबसे पहली भारतीय किसान यूनियन है, वो भूपिंदर सिंह मान ने उनकी नींव रखी थी और इस प्रकार उनको वो सम्मान दिया कि आप आए और अपनी बात लोगों की सुने और सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद से काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई और कनाडा और ब्रिटेन और पता नहीं कहाँ से और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आने लग गए जिसमें कई तरह की बातें हो रही थी। तो काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, हम लोगों के नेता हैं, हम लोग उनकी उंगली पकड़ के हम लोगों ने चलना सिखाया। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप विवेक के आधार पे अपना निर्णय लें। तो उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि मैं थोड़े समय के लिए अलग होऊंगा। सरकार से हम लोग भी निवेदन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सरकार के पदाधिकारियों से निवेदन किया है और कल मैं फर्स्ट ऑफिसर जो कनाडा के हैं हाई कमीशन के और ब्रिटेन के हाई कमीशन है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो वहाँ पे इस तरह के फोर्सेज हैं जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो कुछ कंट्रोल करें। हालांकि धरने पर बैठे नेताओं में से एक राकेश टिकैत ने कहा भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा क्यों दिया वही जाने, लेकिन अगर वो किसानों के साथ हैं तो ये बताएं कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं या नहीं। उन्होंने ट्वीट पहले भी ये किया था कि मैं बिल्लू के समर्थन में हूँ। वो बिल्लू के समर्थन में या बिल्लू के विरोध में, ये उनको स्पष्टीकरण देना होगा। वो दे दे। उन्होंने ये लिखा है कि मैं किसान के साथ हूँ, मैं यूनियन का नेता हूँ, इसीलिए मैं कमेटी से वापस होता हूँ। विचारधारा क्या है उनकी, वे बिल के साथ में या नहीं है? अभी तो उन्होंने बस ये बोला मैं कमेटी से हट रहा हूँ। बिल का स्पष्टीकरण बिल का देना पड़ेगा। असल में भूपिंदर सिंह मान और राकेश टिकैत की पुरानी राइवलरी है, इसलिए जो टिकैत कर रहे हैं उससे सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो दूसरे किसान नेता हैं सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने भी भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे को सिर्फ दिखावा बताया और कहा अब दूसरे मेंबर भी इस्तीफा देंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। किसान अपने फैसले पर कायम है, न कमेटी के सामने पेश होंगे और न कानून वापस होने तक घर जाएंगे। भूपिंदर सिंह मान है ना, वो सरकार का ही आदमी है, सरकार का आदमी है। जो लोगों का रोष है, जो लोगों का रोह है, उसको देखते हुए उसने अपना नाम वापस लिया है। एक मामूली करना है, एक मामूली करना है और सरकार का आदमी है। इसकी कमेटी का जो उसने नाम वापस लिया तो उस कमेटी का कोई अर्थ नहीं है। असि पहले कमेटी को रद्द कर चुके हैं। साडा उस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है असि उसको मानते नहीं और ना उस कमेटी के सामने पेश होंगे। आज भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस लिया, कल दूसरे वो भी ले जाएंगे क्योंकि लोगों का रो है। सारे देश के लोग जड़े हैं वो इस खेती कानूनों के विरोध में है। खेती कानून केंद्र सरकार को वापस लेने चाहिए और सारे लोगों की भावनावां जो है, जज्बात हैं, जो लोग कह रहे हैं कानून वापस हो, वो माननी चाहिए केंद्र सरकार को। किसान संगठनों के नेता कह तो रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी से बात नहीं करेंगे, लेकिन किसान नेता अपने वकीलों से बात करके ये रणनीति भी बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब क्या देना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर पाबंदी लगा दी तो क्या करना है। किसान संगठनों के वकील सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि 26 जनवरी को कोई ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, लेकिन किसान नेता खुलकर दावा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली तो होकर रहेगी। सरकार किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं देती तो ये सरकार की प्रॉब्लम है। किसान तो अपना मार्च हर हालत में निकालेंगे। 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो
राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। तो कैसे झुकाएंगे देश का सर, तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे, बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। बातचीत के लिए हालात तैयार हैं? हाँ, बातचीत के लिए हम तैयार है, और सरकार बिलों को वापसी ले। पंजाब के कई शहरों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की प्रैक्टिस की जा रही है। गुरदासपुर में तो बाकायदा ट्रैक्टर्स को मुफ्त में रिपेयर करने का काम हो रहा है, जिससे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच सकें। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा और शांति से होगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोई भी कमेटी बनती है, कमेटी तो किसी भी कानून को ठंडे वस्ते में डालने के लिए बनती है। कमेटी बना दो, वो ठंडा हो जाएगा तो किसान चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे 26 तारीख को, हम दिल्ली कूच करेंगे, मार्च जो होगा वो निकालेंगे ट्रैक्टरों से। हमारी राजधानी है, हमारा देश है, हमारा हक बनता है, हम जाना चाहते हैं वहाँ, हम जाएंगे वहाँ पे। इसमें जिद की बात थोड़ा है, ये तो हमारा हक है। जितना समय हमारी जीत नहीं होती उतना समय हम वापस नहीं जाएंगे। और 26 तारीख को जो संघर्ष है, जो हमारे बड़े बैठे हैं, जो मैसेज देंगे, पहले हमारा काम है पंजाब से यहाँ पहुँचना, उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, जो मैसेज देंगे उनके हिसाब से शांति से आराम से चलेंगे। सरकार के किसी भी कार्यक्रम को, सरकारी किसी भी कार्यक्रम को हम लोग कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। राजपथ पे हम लोग का जाने का कोई इरादा नहीं है। किसी भी सरकारी भवन या प्रतीक चिन्ह जो राष्ट्रीय राजपथ की, उस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, एकदम क्लियर कर दिया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सरकार की पूरी नजर है। सरकार किसान नेताओं को समझाने की कोशिश में लगी है कि ट्रैक्टर मार्च करना ठीक नहीं होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज फिर कहा, गणतंत्र दिवस की परेड तो राष्ट्र का प्रोग्राम है, देश का कार्यक्रम है, इसको लेकर विवाद करना ठीक नहीं है। गणतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर अगर उसमें बाधा डालने का काम अगर कोई करता है तो इसका मैसेज पूरे विश्व के अंदर गलत जाएगा। इसलिए मेरा किसान यूनियन के नेताओं से यही आग्रह रहेगा कि इस बात को समझे वो, कि इसका मैसेज पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तब ये भारत आज़ाद हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी गरिमा है, और इसको ध्यान में रखते हुए किसान ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले हम किसान भाई हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि ऐसी बात करना भी, मैं सोचता हूं कि किसान होने के नाते ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो यही कहता हूं, अभी भी इस निर्णय को उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय है जिससे पूरे देश के अंदर इसका गलत मैसेज और विश्व में गलत मैसेज जाएगा। ये बात सही है, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। अगर किसानों को प्रोटेस्ट करना है, ट्रैक्टर मार्च निकालना है, कोई और दिन चुन सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का प्रोटेस्ट अच्छा नहीं है। जहां तक कानूनों की बात है, किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो किसी से बात नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि उन्हें या तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करनी चाहिए या सरकार के मंत्रियों से बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चौंकाने वाला डेवलपमेंट हुआ। गुजरात काडर के सीनियर आईएएस ने नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज वो हुआ जिसकी कई दिन से अटकलें लगाई जा रही थी। गुजरात काडर के आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा आज लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए। अरविंद कुमार शर्मा 1988 के आईएएस अफसर हैं। उनका रिटायरमेंट 2022 में होना था, लेकिन करीब एक साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और आज अचानक बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंद कुमार शर्मा यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो अरविंद शर्मा को प्रधानमंत्री के कार्यालय में, पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था।
इससे पहले जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे तो अरविंद शर्मा पूरे 12.5 साल तक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते रहे। तो जब ए.के. शर्मा बीजेपी में शामिल हुए तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझ सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे मौके पर उनके शामिल होने का मतलब ये लगाया जा रहा है कि उन्हें बीजेपी एमएलसी का चुनाव का टिकट देगी, एमएलसी बनाएगी, सरकार में शामिल होंगे। हालांकि आज अरविंद शर्मा ने कहा कि वो नहीं जानते पार्टी उनका किस तरह इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो इतना जानते हैं कि जिस शख्स को सियासत में कोई अनुभव ना हो उसे सियासत में लाने का जोखिम नरेंद्र मोदी ही उठा सकते हैं। मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूं। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक, ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कह भी रहे हैं, इसलिए उनका दबदबा रहेगा। और दूसरी, वो जाति से ब्राह्मण हैं, इसलिए भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका आना यहां बड़े परिवर्तन का संकेत है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ वक्त के बाद दिल्ली का रेलवे स्टेशन कैसे चमकेगा। मैं आपको दिखाता हूं कुछ साल के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कैसा दिखेगा। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन का चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल जाएगा। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के इनिशिएटिव पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला स्टेशन बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। भविष्य में नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन कैसा दिखेगा, इसकी तस्वीरें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुझे भेजी हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह रेलवे स्टेशन कुछ वक्त के बाद एयरपोर्ट जैसा दिखेगा। स्टेशन पर हर तरह की सुविधाएं होगी, पैसेंजर्स के लिए लाउंज, फूड कोर्ट, रेस्ट रूम, रिटेल शॉपिंग एरिया। असल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ही नहीं, आसपास के इलाकों को भी रीडेवलप किया जाएगा ताकि पूरा इलाका एक अलग तरीके का दिखे। जाहिर है इस काम में काफी पैसा लगेगा, इसलिए प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से इसे पूरा किया जाएगा और इसके लिए बिडिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। जल्दी ही कंपनी का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए RLDA वर्चुअल रोड शो भी आयोजित कर रहा है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और स्पेन समेत कई मुल्कों के इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को इसमें इनवाइट किया गया है। मैं पीयूष गोयल की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और एक बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐसा बन गया तो फिर देश के बाकी रेलवे स्टेशन की किस्मत भी खुल जाएगी। अब एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की मीटिंग कल होगी। कल आर्मी डे के मौके पर दिल्ली के आर्मी परेड ग्राउंड में गलवान की वीरों को सम्मानित किया जाएगा। कल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का निर्माण काम शुरू होगा। कल से दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिन का स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट शुरू होगा।